बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड ट्राई नेशन सीरीज का आगाज हो चुका है। पहला मैच जो है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार चुका और 331 जैसा पहाड़ जैसा टारगेट दिया गया पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान जो है अब वो 252 रन पर ही ढेर हो गया। और क्या गलतियां कोताहियां, क्या कहां पर लूप होल्स रहे, व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बहुत सी सोच विचार की जरूरत है पाकिस्तान टीम को। और अब आवाजें ये भी आ रही हैं कि शायद स्क्वाड चेंज करना पड़े, क्योंकि 11 फरवरी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले हो सकता है कोई बंदा इन हो जाए, कोई आउट हो जाए। अभी जो मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि न्यूजीलैंड जीतने के बिल्कुल करीब है, 6 रन रह गए और 305 साउथ अफ्रीका की जानिब से किया। दोनों टॉस न्यूजीलैंड ने जीते, एक में उन्होंने पाकिस्तान हमने देखा पहले बैटिंग की, इसमें उन्होंने पहले बॉलिंग की और वो अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों एंड पर ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से वो अपनी तैयारियां करें। तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राजा साहब ने, अहमद सईद ने भी ज्वाइन किया। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। भट्ट साहब, पहले इस मैच पर छोटा सा कमेंट लेते हैं, देन फिर हम प्रॉपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बात करते हैं। जिस तरह की शिकस्त हुई, क्योंकि बाकी दीगर टीम्स जो हैं अब वो 300 प्लस का सोच रही हैं, लेकिन हमारी क्रिकेट अभी भी 200-250 के दरमियान में फंसी हुई है। हमारी सोच इससे ज्यादा आगे जा नहीं रही। वो आके हमारे ग्राउंड में उन कंडीशंस को समझकर 300 प्लस कर रहे हैं और हम अपने ग्राउंड में होते हुए 250 तक रिस्ट्रिक्ट रह रहे हैं। पहले इस पर बात करते हैं जी। 305 रन का टारगेट दिया गया साउथ अफ्रीका की जानिब से। देखिए हमजा, बात यह है कि 300 होता किस तरह और क्या 300 पाकिस्तान ने कभी किया नहीं, या कब ज़्यादा किया है, या कब फ्रीक्वेंसी इसकी ऐसी थी कि पाकिस्तान लगता था कि 300 करे। तो आप देखिए कि 2000 से लेकर 2008-9 तक की पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस देखिए कि कितनी दफ़ा 300 करता है, कितनी दफ़ा चेज करता है 300 प्लस का टारगेट, और कितनी दफ़ा 300 की चेज में फेल होता है। तो आपको एग्रीगेट पता चल जाएगा। तब एक बॉल था जी, तब रूल्स थोड़े से डिफरेंट थे, ठीक है। नो बॉल की फ्री हिट नहीं थी, बॉल रिवर्स भी होता था, 33-34 ओवर के बाद बॉल तब्दील हो जाता था क्योंकि डिस्कलर होता था। तो बैटिंग में मुश्किलात थी। अब 2 नए बॉल हैं, नो बॉल का फ्री हिट है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस 40th ओवर तक है, 5 बंदे दायरे के अंदर हैं, तो फिर भी स्कोर करना मुश्किल हुआ हुआ। 2 नए बॉल है, बॉल हार्ड रहता है। पहले एक बॉल होता था, इसको हिट लगती थी, ये वो सॉफ्ट हो जाता था। ये दोनों बॉल 25 ओवर मैक्सिमम पुराने होते हैं। तो ये मैंने इसलिए फैक्टर्स बताए कि बात से पहले आपको ये पता हो कि फर्क क्या था तब और आज। सही क्वालिटी का फर्क है। आपके प्लेयर्स जब तक बड़े 100 नहीं करेंगे, एक बंदा बड़ी इनिंग नहीं खेलेगा, 300 रन करना वो कभी कभार होता है कि 3-4 ने 50 कर दिए, सारी टीम चल गई, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला और 300 हो गया। वरना 1 से 2 लोगों को स्कोर या बड़ी पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। सेंचुरी एक लाजमी है, उसके साथ 1-2 सपोर्टिंग एक्टर्स लाजमी हैं। आज के केस में 150 रन की इनिंग खेली है सिर्फ एक प्लेयर ने, डेब्यूटेंट है साउथ अफ्रीका ने। उसके अलावा किसी प्लेयर ने बड़ा स्कोर नहीं किया, यानी कि 60-70 भी नहीं किया, फिर भी 300 रन हो गए। एक प्लेयर ने बारी लिया पूरी। न्यूजीलैंड की तरफ से 97 करके कॉनवे आउट हुए और 120 से ज्यादा रन पे अभी विलियमसन खेल रहे हैं। तो आप देखें 300 कितने आराम से चेज हो रहा है। कभी 4 ओवर रहते हैं और 5 या 6 रन रह गए हैं। उसमें भी 2 विकेटें एक जगह आके जल्दी गिरी हैं, ऊपर नीचे 3 विकेटें, और उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हुआ, वरना ये 6-7 ओवर पहले मैच खत्म हो जाना था। सो पार्टनरशिप्स की बड़ी वैल्यू है। हमने जिस तरह अपनी टीम पे किया है, बजाय कि हम सोचे कि हम बड़े 100 करेंगे, हम आखिर तक जाएंगे, हम वक्त गुजारेंगे, हमारे प्लेयर्स के ऊपर मल्टीपल प्रेशर हैं। 4 तो उनमें से वो हैं जो कमबैक कर रहे हैं। जब कमबैक कर रहे हैं, फिर हमारे यहाँ पे कुछ ना समझ माफिया है जो जब थोड़ी सी कोई बारी लेता है तो वो कहते हैं ये तो स्ट्राइक रेट का मसला हो गया। तो अब जब विलियमसन ने पहले पाकिस्तान के मैच में खिलाफ जो बारी ली है, जो उसने आज शुरू में बारी लिया, जो डैरिल मिचेल ने उस दिन आके बैटिंग की थी, और जो कॉनवे ने की है, जरा चारों का देखें कि पहला 50 कितने बॉलों में किया, पहली 40 बॉलों में इनका कितना स्कोर था, और जरा उनकी शॉट्स देखें कि उसमें कोई रिस्क वाला कोई आंसर आपको नजर भी आता है पहले 35-40 रन में। वनडे की बैटिंग और है। हम हैं एक T20 ओरिएंटेड कॉम बनते जा रहे हैं। हमें जो समझ वैसे ही नहीं है, और जितनी है वो 20 ओवर में भी इतनी तेज है कि उसमें भी सबसे ज्यादा आउट होने वाली टीम हम है, ठीक है। और फिर भी हम उसी स्ट्रेटजी को टो करते हैं। और दुनिया में सबसे लंबी लेंथी बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड की है, और वो स्ट्रेटजी को मुसलसल कामयाबी से टो करने में नाकाम है। वो जब भी जाते हैं एक पेस से जाते हैं। हम देखें इंडिया में उन्हें कितनी मार पड़ी, वो जो मर्जी कर ले, या वो 100 कर लेते हैं 10 ओवर में, आउट हो जाते हैं 250 पे, ठीक है। जिस दिन को बड़ी पार्टनरशिप हो जाए, एकदम 5-6 विकेटें गिरती हैं, फिर 300 में रह जाते हैं, और उन्हें वो स्कोर, बॉलिंग उनकी ऐसी है कि 5-5, 6-6 ओवर पहले अप होता है। सो पाकिस्तान ने सोचना है कि क्या आपकी क्रिकेट है, आपने खेलना किस तरह, आपके कौन से 2 प्लेयर हैं जिनसे आपने 100 कराने हैं, उनको आपने कहाँ खिलाना है, फिर उनको 50 ओवर खेलने देना है। बीच में मैसेजिंग नहीं करनी। अभी मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट किया, उसमें विल यंग
जी। न्यूजीलैंड के एक यंग ओपनर है, कोई बहुत ज्यादा तजर्बाकार इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं है। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि जब आप ओपनिंग पे जाते हैं तो पार्टनरशिप्स कितनी ज़रूरी हैं। तो वो कहता है पहले जब हम जाते हैं ना तो एनालाइज करके हमने मैसेजिंग करनी होती है, ड्रेसिंग रूम को मैसेज भेजना होता है कि कितना स्कोर काफ़ी है। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि कितनी देर में आप ये एनालाइज करते हैं, कितना टाइम आपके ख्याल में होता है कि जब पे आप मैसेजिंग शुरू कर देते हैं। वो कहता है कि जितना जल्दी हमें लगे कि असेसमेंट होगी या नहीं, तो ब्रेक तक कोई ग्लव्स चेंज करने आए, कोई पानी देने आए या वहां तक तो मैसेजिंग हो जाती है। सो जब वो वाले प्लेयर मैसेजिंग भेज रहे हैं, इट टेल्स यू कि बाहर से कोचेस नहीं बता रहे होते कि अब तेज कर दो, अंदर से बाहर खबर जा रही है, तो अंदर से बाहर खबर जा रही है। और यही बात व्हेन आई प्लेड इन आईपीएल, इट वाज टोल्ड टू मी बाय द ऑस्ट्रेलियंस। वो मैसेज हेडन, गिलक्रिस्ट वगैरह भेजते थे कि इस पिच पे ये हमारी असेसमेंट है, इतना करना चाहिए, इतना हमारी बॉलिंग के लिए बहुत है। सो वेयर इज आर असेसमेंट कमिंग फ्रॉम? और जिन प्लेयर्स के हम 1.5-2 साल बाद कमबैक करा रहे हैं, जिनकी सिलेक्शन को लेकर रौले पड़े हैं, उनका इस तरह से सोचना कि वो मैसेजिंग देंगे अंदर इज अ डिफिकल्ट टास्क, अनलेस हम उन्हें कॉन्फिडेंस दें और हम उन्हें बैक करें। क्योंकि टीम खेल रही है और अभी भी पूरी जगह बात पता है क्या हो रही है, किसको हम बदल सकते हैं, हाँ, किस ऑप्शन को अंदर ला सकते हैं। तो जब हम इन सिलेक्टेड, चाहे गलत है चाहे सही है, मैं ये बात नहीं करता, लेकिन एक टीम अनाउंस हुई है, अगर हमें उसके साथ ये रवैया इख्तियार करना है तो फिर सोचना छोड़ दें कि ये किसी के खिलाफ खेलेंगे, ये सिर्फ अपने सर्वाइवल की जंग लड़ेंगे। ये माइंडसेट ही ऐसा है। सो दे नीड आउटराइट बैकिंग एटलीस्ट टिल दिस टूर्नामेंट, वरना आप भूल जाएं कि अंदर इंटरनल प्रेशर, कमबैक का प्रेशर, किसी पर डेब्यू का प्रेशर, किसी पर टीवी का प्रेशर, प्रेशर ही प्रेशर। हाँ, और इसमें मुश्किल है। ठीक है राजा साहब, सारी की सारी तवज्जो जो है मेरा ख्याल वो स्टेडियम्स पे लगा दी गई है, टीम बनाने में कोई तवज्जो नहीं दी गई। और जिस तरह की टीम हमारे सामने आई है, भाट साहब ने कहा कि अब जो है उसे बैक करना है, लेकिन बातें अभी भी यही हैं कि किसी एक को बाहर करके अभी भी चांस है। एक्स क्रिकेटर, बड़े सीनियर एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं जनाब कि अभी भी मौका है फखर जमान के साथ इमाम को लाया जाए, बाबर को तीसरे नंबर पर खिलाया जाए, जहां पर उन्होंने बहुत सारे रन किए हुए, जहां पर जिस स्पॉट की वजह से वो नंबर 1 ओडीआई बैटर रहे हैं, तो कहीं हद तक उनकी बात ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर हो गई है? बात यह है हमजा के जो बातें हो रही थी ना, उन्होंने अपने अपने जो रिजल्ट्स है ना वो कास्ट करना शुरू कर दिए, उसके इफेक्ट्स कह लें आप जी। जैसे अभी इंटेलेक्ट की बात हो रही थी, भट्ट साहब ने पॉडकास्ट किए हैं, एक तो ये इंटेलेक्चुअली जो है ना, जो क्रिकेट इंटेलेक्ट है उसमें बड़ा लैग करते हैं। हमारे बड़े से बड़ा प्लेयर भी जो है वो उसका एक्सप्रेशन, उसकी समझ बूझ और उसके डिलीवर करने की या कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से उसमें सुकम है, उसमें कमज़ोरी है, और समझने वालों में भी मेरे ख्याल में वो भी इससे आ रही हैं। आप ये देख लीजिए ना, हम बार बार एक से ज़्यादा मरतबा कह चुके हैं कि हमारे ही एक सरकर्ता कोच टीम के साथ जो भी मुंसलिक हैं, अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, आप बड़े अच्छे ऑलराउंडर रहे हैं, उन्होंने कहा था हमारे पास स्पिनर्स है ही नहीं। अच्छा, अब इसमें इस सारी सूरत हाल में ये जो लोग बातें करते हैं उसकी एक लिमिट ज़रूर होनी चाहिए, टीम को बैक ज़रूर करना चाहिए, और बिलो द बेल्ट जो है वो नहीं जाना चाहिए, खुशदिल हो या फिर फ़हीम हो। अब यहाँ पर एक चीज़ साबित हो गई पहले मैच के प्रोसेस के दौरान कि ही प्रूव वेरी कॉस्टली, 66 रन दे दिए उन्होंने खुशदिल शाह ने एज ए बॉलर, वो उस पाए के स्पिनर नहीं हैं। और दूसरा ये भी मैं आपको बता दूं कि हम जो ट्रम्पट ब्लो कर रहे हैं कि स्पिनर 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 स्पिनर, हमारे बैटर्स जो हैं वो स्पिनर के अगेंस्ट भी उतने ही वल्नरेबल हैं, इतने जेन्युइन पेस के अगेंस्ट हैं। फिर आप अपने सारे बॉलर्स देख लें, नसीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी, वो कॉस्टली प्रूव हुए। अब जो क्वेश्चन मार्क है वो डिलीवरेंस के ऊपर है। जो बेस्ट अवेलेबल आपके पास इस वक्त जौहर, ये टैलेंट है जो वर्ल्ड क्लास कहा जाता था कि इस ज़माने में, वो डिलीवर नहीं कर रहे। अब यहाँ पर साथ साथ बड़ा ज़रूरी है फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ चीज़ें आनी चाहिए। ये नहीं है कि आप हर एरा गहरा जो है वो सोशल मीडिया पर बैठ कर लान तान करें सिलेक्शन कमेटी को, व्हाट्सएप की बात करें या कोई और टेस्ट सेक्टर बात करें, वो तो जैसी है कि बात कुछ हो रही है। लेकिन हम जो सिलसिला शुरू कर देते हैं उसमें अब ठहराव आ जाना चाहिए। जहाँ तक आज आपने 11 या 12 का जिक्र किया, मेरे ख्याल में आपको सारे कार्ड्स खेलने चाहिए। बिल्कुल। अगर जैसे अभी बात आपने भी की है कि अगर इमामुल हक जो है उनकी कोई पोजीशन बनती है, मैं नहीं कहता कि आप अपने फैसले रिवर्स करना शुरू कर दें पब्लिक डिमांड पर। ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है कि जो आपने कहा वो आ गया, जो आपने कहा वो निकाल दिया, नॉट एट ऑल। मेरे ख्याल में जो सिलेक्शन कमेटी है, दे शुड बी द बेस्ट पीपल अराउंड, आई टेल यू। लेकिन सिर्फ एक चीज़ का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, वो ये है कि इनको बड़ा वोकल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, इनको बड़ा आंसरेबल होना चाहिए। इनको अगर जहां समझते हैं कि इस किस्म का सिचुएशन आ गई है, ये सिनेरियो आ गया है, इतनी हाइप आ गई है, फिर इनको आकर खुलकर मीडिया के सामने बात करनी चाहिए। खासतौर पे हमें आकिब कर सकते हैं, और दूसरे जो है वो जरा शरीफुल नफ्स है, उनका एक्सप्रेशन इतना तगड़ा नहीं है और इनकी उम्र भी ज्यादा है, चीजों को समझते हैं, तो इससे बदगुमानी बैटिंग पे तो फर्दर हम बात करते हैं। जरा बॉलिंग की बात कीजिए ना, जिन बॉलर्स ने 331 रन तक 330 तक जाने दिया, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी वन ऑफ देम, जिन्होंने 88 स्कोर खाया जनाब, 3 खिलाड़ी आउट किए लेकिन 10 ओवर में 88 स्कोर। फर्दर क्या स्टैट्स हैं और पास्ट रिसेंट टाइम में इसके शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह के क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं? अहमद से वो जानते हैं, देन फिर भट्ट साहब से कमेंट लेते हैं कि आखिर फास्ट बॉलर्स को हुआ क्या है। जी अहमद।
अच्छा देखिए नसीम, आपने जहाँ तक शाहीन शाह अफरीदी की बात की तो कल जो पहले 7 ओवर उन्होंने करवाया उसमें तो उन्हें आउट भी किए हुए थे, रन भी लिए हुए थे, लेकिन जिस तरह से हम अक्सर बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि T20 वर्ल्ड कप में जब हम यहाँ बैठे हुए तो हमने ये बात की थी कि जो शाहीन शाह अफरीदी नए बॉल के साथ जो बॉल करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी डेथ में आकर वो वाला बॉल नहीं कर पाते हैं। और अगर एक बॉलर, एक बैट्समैन एक बॉलर को उसके प्लान से हटाने में कामयाब हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो बॉलर की जीत है। और 23 रन जो है वो कंसीड किए हैं आखिरी ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने, और उसी ओवर को अगर आप निकाल के देखें तो वो पूरी स्टोरी बयान करता है शाहीन शाह अफरीदी के अब तक के पूरे इस करियर की, कि उनको जब एक बाउंड्री लगे या एक छक्का लगे तो उसके बाद की जो 5-6 बॉलें होती हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर गिरती हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी जब तक कंसिस्टेंट लाइन लेंथ के ऊपर बॉल करना नहीं सीखेंगे उस वक्त तक जाहिर है कि शाहीन शाह अफरीदी, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक बयान में उनके बारे में चल रहा था कि शाहीन शाह एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन अगर उनको विकेट से सपोर्ट ना मिले तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक बहुत मामूली बॉलर है। तो आई डोंट नो वो कौन सी ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये मामलात हो रहे हैं। और नसीम शाह का जहाँ तक आपने पूछा, मैं चाहूँगा कि भट्ट साहब इसके ऊपर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर दें। 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था तब से लेके अब तक ये बात हो रही है कि नसीम शाह जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर बॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बॉल आउट स्विंग होकर ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो उनको विकेट के नज़दीक आकर बॉल करने की जरूरत। 2 साल से तो ये बात मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कोचेस इस बात को क्यों नहीं पहुँचाए नसीम शाह को, और अगर कोचेस पहुँचा रहे हैं तो इसके ऊपर अब तक काम क्यों नहीं किया गया। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, 10-88, 10-70 नसीम शाह भी एक अरसे से हमें ऑफ कलर नजर आ रही, उस तरह की परफॉर्मेंस से जिस तरह के स्टार्ट में नसीम शाह हमें मिले थे और फैंस ने पसंद किया था, वो चीज़ें नहीं। होम ग्राउंड, होम कंडीशंस को समझने से कासिर हैं या ओपोनेंट बहुत तगड़े हैं जो इनसे संभाले नहीं जा रहे? इतना फंसी नहीं है चीज़ जो मतलब दिखाई दे रही है, जो बयान की जा रही है। बात यह है कि नसीम शाह का, जैसे कहा है अहमद ने, ये रात में भी एक प्रोग्राम था तो उसमें मैं यही बात कर रहा था कि ये नसीम शाह को एक तो खुद क्लोज टू द स्टंप जाना है, दूसरा लाइन को जो है ना वो ऑफ स्टंप एंड फोर्थ स्टंप के चैनल पे करना है, फिर ये स्विंग और लाइन और लेंथ वल्नरेबिलिटी वाली जो एक कह लें कि जो पैच है आप उसको हिट करते हैं। अगर आप बाहर से बाहर कर रहे हैं तो बैट्समैन को खुला नजर आ रहा है, फिर उसका रिएक्शन भी आसान है, उसको खेलना छोड़ने का फैसला करना भी आसान है, और जैसे ही बॉल को थोड़ी देर वो देख लेता है फिर उसको स्ट्रोक मारना भी आसान है। So Naseem Shah has to get closer to the stumps himself, and also जो उसका बॉल है वो भी स्टंप के फोर्थ स्टंप और ऑफ स्टंप चैनल के राउंड अबाउट बॉलिंग करेगा तो फायदा है। रिमेंबर ही इज नॉट बॉलिंग 145 नाउ, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो वो जो थोड़ा सा बाहर वाला भी बैटर को कंफ्यूज करता है ना, वो 137-8 की स्पीड वाला नहीं करता, वो 145-6 90 माइल्स वाला जो होता है ना, उस पर थोड़ा बैटर शुरू में शेकी होता है, वो भी कोई हमेशा के लिए नहीं रहता, 2-4 ओवर देखता बस वो। तो because he is down in pace a bit, he needs to be more, you know, in control with his line, length, और वो जो area of vulnerability है ना, जहाँ से बैट्समैन को पिक बॉल लेट होता है, उस पे उसने बॉलिंग करनी है, तो उसके लिए आसानी हो सकती है, मेरा ख्याल ये है। दूसरा ये ख्याल है मेरा कि शाहीन, ओपनिंग की बात हुई, बॉलिंग की, डेथ बॉलिंग की बात हुई, ओपनिंग में तो बॉल नया होता है तो उसे स्विंग मिलता है, और वो फुल बॉलिंग अटैक करता है तो उसको वहाँ से उसका दोनों तरफ बॉल जाता है, अंदर आए तो मुसीबत, बाहर निकले तो बैट्समैन वनरेबल है। तो that is something which is always going to be there with the new ball most of the time. With the old ball आपको variations चाहिए, ये different ingredients हैं, you can't do what you did with new ball, लेकिन आपको slower bouncer आना चाहिए, slower ball, yorkers ये आपको आने चाहिए। Problem skill का नहीं है, problem mental maturity का है, and that is where I think Shaheen is seriously lacking, because Shaheen ने ऑफ स्टंप से बाहर एक यॉर्कर किया, अच्छा बॉल हुआ, थोड़ा सा लाइन के ऊपर था, वो अंपायर वाइड देता ना देता वो एक ही बात, उसने वाइड दे दी। उसके पहले उसने एक यॉर्कर किया जिसको रिवर्स स्वीप, रिवर्स स्लैप के ऊपर छक्का लगा, तो बजाय कि आप अपना थर्ड मैन पीछे कर लें कि बैटर वो शॉट छोड़े और आप अपनी उसी बॉल को दोबारा रिपीट करें, उसने अपना बॉलिंग का जो एंगल है वो चेंज किया, वो ओवर द विकेट गया, वहां पे उसने छक्का खाया मिड विकेट का, फिर वापस राउंड द विकेट आया, जब आया थर्ड मैन फिर ऊपर था, जो मिड ऑफ है वो भी ऊपर था, थोड़ा सा लेंथ मिस की, सामने चौका खा लिया। सो ऐसा लगता है कि जब उसको समझ नहीं आती तो ही इज ऑल ओवर द प्लेस, एंड दैट इज वेयर ही नीड्स अ सीरियस गाइड। नाउ हु इज गोइंग टू बी दैट गाइड? आई थिंक रिजवान इज स्मार्ट इनफ, बट बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ अ कीपर मैच के क्लोजिंग टाइम में, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर हैं, इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि आपके पास टाइम बड़ा कम होता है ओवर पूरे करने का, और जब पेंटी पड़ी होती है तो फिर आपको समझ नहीं लगती कि मैं दौड़ के जाके मशवरा दूं या मैं टाइम बचाऊं और इशारों में बात करूं। तो शाहीन, हिज मेंटल ग्रोथ एज अ यू नो क्रिकेट एक ह्यूमन की बात कर रहा हूं कि जो श्रूडनेस है क्रिकेटिंग टैक्टिक्स की, मुझे नहीं लगता कि वो उसमें ग्रो किया उन्होंने इतना ज्यादा। मुझे लगता है इमेच्योरिटी इज लीडिंग हिम इनटू लीकिंग रन्स। अगर वो थोड़ा सा ठहराव अपनी तबीयत में ले आए
और थोड़ा सा बेहतर फैसले करें अपनी फील्ड प्लेसिंग और लाइन लेंथ के साथ, तो ही इज एज गुड एज एनी बॉलर इन द वर्ल्ड। वो सिर्फ चलाकी जो है ना वहां से मार खा रहे हैं। आई थिंक वो इतने तेज इस बॉलिंग में तेज नहीं है, वैसे अल्लाह बेहतर जानता है क्या हाल है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस जरा डिस्कस करना है। ये खुशदिल शाह से 9 ओवर करवा दिए, जो हारिस रऊफ आपके मेन बॉलर हैं वो उन्होंने 6 ओवर किए हैं। ये क्या साइकी थी, कप्तान क्या ट्राई करना चाह रहे थे? क्योंकि कागजों में और बाहर तो ये बातें हो रही कि खुशदिल जो है वो हॉट फेवरेट प्लेयर हैं कप्तान रिजवान के। क्या मामला, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पहला मैच जो कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई और हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो 252 रन पर ही ढेर होगी। बॉलिंग की बात हो रही थी, तो बॉलिंग में अभी ब्रेक पे जाने से पहले मिस्टेकनली मैंने जिस तरह से हारिस रऊफ की बात की, 6.2 ओवर्स उन्होंने आए, उनको बेसिकली इंजरी हुई जिसकी वजह से ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। इंजरीज क्योंकि रचिन रविंद्रा भी, और ये बहुत सी बातें हो रही हैं हमने देखा इंडिया में बात हो रही है, इवन पाकिस्तान में बात हो रही है कि जो लाइट्स है ना इनका थोड़ा सा इशू है, रचिन भी इस वजह से हुए और खैर हारिस का तो मामला थोड़ा सा और लग रहा था। लेकिन जो बातें हो रही हैं इस पर फर्दर हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। और हमने देखा कि खुशदिल शाह से ओवर करवाए गए और उनको अच्छी खासी फेंटी पड़ी। अभी जो अपडेट है वो न्यूजीलैंड ने मैच जो है वो 6 विकेटों से जीत लिया, 308 रन बना लिए। 4 खिलाड़ी उनके आउट थे। विलियमसन ग्रेट अगेन, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। डेविन कॉनवे, जिस तरह से भट्ट साहब ने बताया कि 97 गालिबन 97 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली। पहले तो आपका कमेंट चाहूंगा इसको, किस तरह से 308 रन उन्होंने जितने फ्लो में और स्मूथली कर लिए। देखिए, एक तो वनडे क्रिकेट इटसेल्फ उसका एक उतार चढ़ाव, फिर उसको जब एक टीम खेलती है तो टीम अपनी फॉर्मेशन के हिसाब से क्रिकेट खेलती है। जिसके 4 बैट्समैन है उधर जिम्मेदारियां बंटी होती हैं और तरह से, जिसके 7 बैट्समैन है कैपेबल, उसकी अप्रोच में आपको फ्रीडम नजर आता है, उसकी एक्स्ट्रावेगेंस नजर आती है। पहले तो जैसे हमने कहा ना कि एक इंडिविजुअल दूसरों के खिलाफ प्लान तब बनाता है जब उसे अपनी पहचान हो जाती है। एक्सपीरियंस इज नॉट नोइंग अदर्स, एक्सपीरियंस इज नोइंग योरसेल्फ। तो वो टीमों को अपना पता होता है। यहाँ पर विलियमसन जब क्रिकेट खेलता है, अगर इस तरह बाबर खेलना शुरू कर दे, आगे टाइम ले, तो आपको रात को जो आपका ना समझ माफी है, उन्होंने कहा स्ट्राइक रेट टीम मरवा दी, ये हो गया वो हो गया। जबकि अभी साउथ अफ्रीका में जब आपने 300 किए हैं, आपके बीच में वो पार्टनरशिप्स थी जहां पे रिजवान बाबर ने टाइम लिया और मिडिल के ओवर्स खेले हैं, उसके अलावा 300 रन नहीं होते। तो हमारा जो स्टाइल ऑफ प्ले रहा है ट्रेडिशनली पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान ने बड़े रन किए हैं, तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक तो है कि 1 से 2 बैट्समैन बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, एक पार्टनरशिप 1-2 डेवलप होती हैं और उसके बाद आखिर में लॉन्च आती है तो ये रन बनते हैं। अभी हमारा प्रॉब्लम यह है कि पार्टनरशिप कहीं नहीं लग रही, बीच में प्लेयर आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खेल रहे हैं, आउट हो रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा बॉलिंग वाली साइड है वो कैटर नहीं कर पाती कि 260-70 की वो एग्रीगेट में टीमों को रोके, ताकि ये जो बैटिंग जिस तरह मतलब काम कर रही है तो इनके लिए वो रन गुड इनफ हो के जिसको ये चेस कर ले। या तो हमने बॉलिंग वाला एस्पेक्ट ठीक करना है कि जो इनके लिए काबू में ले आए रन्स को, या फिर बैटिंग इस तरह की करनी है कि आपको पता हो कि आपने 50 ओवर खेलने किस तरह, नोइंग हाउ टू प्ले 50 ओवर्स। अब देखें विलियमसन और कॉनवॉय की 25वें ओवर तक की बैटिंग देख लें और उसके बाद जरा देखें कितने रिस्क लिए हैं उन्होंने, क्रिकेटिंग शॉट्स ही खेली हैं और ये 3 विकेट जल्दी ना गिरे तो ये स्कोर 6 से 7 ओवर पहले ये 305-6 चेज हो रहा है। और हालांकि 300 का जो फिगर है ओपोनेंट टीम वैसी प्रेशर में आ जाती, चेज करते हुए बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है। वही रन 10 ओवर में उनके थे, वही रन 10 ओवर में हमारे थे। हमारी शॉटें देख लें कि उसमें रिस्क फैक्टर कितना था और जरा न्यूजीलैंड की शॉट्स देख लें कि उसमें रिस्क फैक्टर कितना था। क्रिकेटिंग स्किल्स एक कह लें कि जिसमें नॉन रिस्की स्ट्रोक्स की परसेंटेज कितनी, किसकी हाई थी और किसकी कम थी। जब आप स्टैट्स की बातें करते हैं तो जरा रेलेवेंट चीज भी तो निकालें ना कि हमारी जो क्रिकेटिंग एक्सेलेंस होनी चाहिए स्किल लेवल्स को लेकर, टेक्निक को लेकर, वो नहीं है। और ये पैदा करती है सवाल आपके ग्रास रूट तक, आपके पाथवेज तक, कि आपके कोचों का सिस्टम कि क्या पढ़ा रहे हो भाई बच्चों को, क्या कर रहे हो। हर जगह जगह एक की जगह 4-4 लोग बैठे हुए हैं, किसी बंदे को मेथड नहीं आता, किसी बंदे की टेक्निक ठीक नहीं है, ठीक, बल्कि टेक्निक पे तो बात ही कोई नहीं करता। जो आता है वो कहता है तनु मैं आके पावर हिटिंग कराऊं, ठीक है आए जी मैं आपको कराता हूँ जी, देखें जी मैं कराता हूँ। वेयर इज द टेक्निक, व्हाई आर वी फाउंड वांटिंग। किसी को बड़ी हिट नहीं मारनी आती, किसी के पास ग्राउंड शॉट्स नहीं है, किसी की स्ट्राइक रोटेशन नहीं है, किसी को नए गेंद के खिलाफ किसी की कैंची पड़ती है, ठीक है। उसी विकेट के ऊपर दूसरी टीम आकर नया बॉल खेलती है तो हमारे अच्छे खासे बॉलर्स लगता है कोई मसला ही नहीं है, उनके नए लड़के भी आते हैं। अब कितने एस्टेब्लिश स्पिनर है न्यूजीलैंड के, रचिन रविंद्रा हो गए या ब्रेसवेल हो गए, सेंटनर एक ही है ना जी पुराना एस्टेब्लिश स्पिनर। तो हमें तो दोनों ने रन नहीं करने दिए, 5 उन्होंने विकेट लिए, दोनों ने 41 रन दिए। और हमारे जो स्पिनर्स को छोड़े, जो स्पेयर हेड्स हैं हमारे अटैक के, उनको उन्होंने किस तरह खेला है।
पहले आराम से खेल के उनका मुश्किल टाइम निकाल के एंड में डेथ में ले जाके उन्हें बड़े बड़े ओवर्स लिए हैं और उन्होंने ख़राब कर दिए हैं स्टैट्स भी और उनके जो बॉलिंग के फिगर्स हैं और रन्स भी उन्होंने आखिर में इतने कर लिए। तो ये चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान को सोचना है कि हमने जाना किस तरफ है। बट अगेन उसमें सिलेक्टेड प्लेयर का माइंडसेट क्या है, अभी तो ये सोच रहा है मैनू रखणगे मैनू काटते नहीं देंगे, सारे मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। सो दिस थिंग हैज़ टू कम टू एन एंड। जो आगे है लड़के किसी तरह भी इन्हें जस्ट हलाशेरी दें कि इन्होंने ही करना है जो करना है। अभी वो टाइम नहीं है कि अब इनके बल्ले सीधे कराएं, इनकी मांगे सीधी निकालें, इनके बटन सही करें। ये काम नहीं है अभी करने के। इनको बैक करें, जहां गलती हो रही है उसको एड्रेस करने की कोशिश करें एंड होप दैट इट वर्क्स। जी अहमद, जहाँ तक स्टैट्स की बात है, एक दिलचस्प बात यह है कि मिचेल सेंटर की चूँकि आप बात कर रहे हैं तो मिचेल सेंटर ने 111 ओडीआई इंटरनेशनल खेले हैं, लेकिन अगर आपने स्टैट्स की बुनियाद पर देखना है तो इनके विकेटों की तादाद सिर्फ 115 है, यानी ऑलमोस्ट 1 विकेट उन्होंने हासिल की है हर मैच में। लेकिन इनका इकोनॉमी रेट जो है वो 4.8 है। इसके बावजूद भी वो न्यूजीलैंड की टीम से ड्रॉप नहीं हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं उन ओवर में, जो ओवर उनको अलॉट किए जाते हैं, वो इम्पैक्ट ही उस विनिंग फार्मूले का हिस्सा बनता है। तो फिर न्यूजीलैंड टीम जो है वो जाकर जीतती है। विकेटें ना मिलने की एक बड़ी वजह बताऊं आपको जी, आपने स्टैट से भी निकालनी कि इनके साथ जब दूसरा स्पिनर खेलता है ना तो वो सोडी होता है और वो इतने रन लीक करता है कि वो इसकी दफा तो कोई रिस्क नहीं लेता। तो स्पिनर्स को जो विकेट्स मिलने का एक एट्रीब्यूट है ना, वो ये भी है कि जब स्क्वीज होती हैं चीजें तो उसको विकेट मिलती है। वो दूसरे एंड से इतने रन रिलीज कर देता है वो जो इनका दूसरा स्पिनर है कि वो इसको रिस्क नहीं लेते दूसरी टीम में, वो इसको आराम से खेलते रहते हैं कि इस पे आउट ना हो, उसको पूरा कर लेंगे। उसके बावजूद इसकी बहुत शानदार परफॉर्मेंस है क्योंकि ये बॉलिंग भी पार्टनरशिप्स में चलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी राजेश साहब, आप क्या ऐड कर रहे हैं इसमें? देखिए इसमें ऐड करने वाली बात यह है कि देखिए ये सारी इश्यूज जो है भट्ट साहब ने कितना अच्छे तरीके से सारी सूरत हाल का अहाता भी किया, इसका पोस्टमार्टम भी किया। ये सब हमें ही होते हैं, हमें लंबी लंबी बातें करनी पड़ जाती है और लंबे लंबे जो नॉन परफॉर्मर उनके बारे में प्रोज एंड कॉन्स उनके हम डिस्कस करते हैं। वाई नॉट अदर टीम्स? आप देख लें 304, आज 600 स्कोर हो गया। इतनी ले दे नहीं होगी हमारा, या कभी अर्श पे कभी फर्श पे, आमतौर पर हम फर्श पर ही होते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में देखना ये होगा कि हमारा जो इस वक्त क्रिकेटिंग थिंक टैंक है वो क्या करता है। अब जितने लोग भी हैं मेरे ख्याल में उसमें कंसिस्टेंसी काफ़ी प्रिवेल कर रही है। अभी कोई उतार चढ़ाव इतना नहीं हो रहा, कोई कार पिछाड़ नहीं हो रहा। तो इसमें अभी देखना होगा कि हम टू गो टू एवरी एक्सटेंड टू दिस द कमिंग कमिटेड चैंपियंस ट्रॉफी हम क्या रद्द बदल कर सकते हैं, क्या ड्रास्टिक तब्दीलियाँ ला सकते हैं। कास्ट हैव बीन डाई, मैं नहीं समझता कि अब जाकर आप 1-2 तब्दीलियाँ करके जो आएंगे, जो रीइंफोर्स होंगे, अगर वो फेलियर्स हैं या नहीं भी हैं तो वो क्या कुछ कर दिखाएंगे। दैट रिमेन टू बी सीन। दूसरी बात साहब ने अभी उस बात को मैं दोबारा उसको कर देता हूँ। मैं खुद भी ये महसूस करता था कि हमारे जो पेसर्स हैं, आप देखें जो क्रीज का इस्तेमाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो बॉलर ही नहीं है जो क्रीज का अच्छा इस्तेमाल नहीं करता। बिल्कुल, मैं ये सोच रहा था कभी ये हम इस पर भी बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा, क्यों होना चाहिए, कैसे हो सकता है। तो इस वक्त देखें 2 बॉलर हैं आपके कोचिंग स्टाफ के अंदर। बिल्कुल, आकिब जावेद से बेहतर कौन समझता होगा। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग। या फिर वो जो मैं बात करता हूँ तो कि लाख तोते को पढ़ाया पर वो हेवा ही रहा वाली बात है, जिनकी बातें समझ में नहीं आती। आज जो मेरे ख्याल में हम अगर कतई नज़र इसके कि कौन जीता कौन हारा या हमारे साथ क्या हुआ, तारीफ करना होगी जो सरफेस है उसकी, जिस पर रन बने और आउट भी हुए। लेकिन जो करैक्टर है न्यूजीलैंड का, उनकी बैटिंग का और उनके जो एक्स कैप्टन है उनका भी, वो आपने देख लिया कितना उभर कर सामने आया है। तो ये वो टीमें हैं देखें हमजा जो तरक्की कर रही हैं, जो नाम बना रही हैं। अब हम सिर्फ बातें करते चले जाएं या पास ग्लोरी पर लिव अप करते चले जाएं, दैट्स नॉट ऑन। हमें बड़ा कुछ करना होगा और बड़े क्लीन वक्त में करना होगा क्योंकि अब आईसीसी के 2 नहीं 3 बल्कि इवेंट भी हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल है। गेट बैक टू द पाकिस्तान परफॉर्मेंस। आखिर कब तक मेरे जैसे बाबर आजम के जो क्रिकेट फैन है बाबर को सपोर्ट करेंगे? बाबर की जितनी भी हैं फिर से 10 रन पर और फिर से स्पिनर से आउट हो गए। आप देखा भी कि स्पेसिफिकली उसके लिए स्पिनर वहाँ पे फील्डर लाया गया, उस बॉलर को लगाया गया। बाबर ने फिर वहाँ पे निकल के वही शॉट खेला। अगर वो नहीं खेल सकते थे छोड़ भी सकते थे। फैंस ये कह रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए फैंस के कहने पे चीज़ें चलती नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ना चलनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिकॉज वो एक अपनी सी समझ रखते हैं। हाँ उनका दीवानापन है, जाहिर है वो चाहने वाले हैं उनके, तो उनके लिए तो दुनिया ही हो रहा है। बात यह है कि जब आप निकले हैं और आपने ऑन की तरफ खेला है तो वेल बोल्ड टू ब्रेसवेल, उसने लाइन की जो अपनी लेंथ की एडजस्टमेंट किया, गेंद को थोड़ा सा पीछे पिच किया, थोड़ा सा स्लोअर इन पेस किया, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस था जिसको बाबर जो है वो जमीन पे खेलने में नाकाम रहे। एंड देन जो कैच किया है ग्लेन फिलिप्स में, वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। और ग्लेन फिलिप्स की अगर आप उसका एथलेटिसिज्म देखें, अगर आप उसकी फिटनेस देखें, 100 उसने किया हुआ था। जिस तरह की फील्डिंग वो कर रहा था वो उसने
कमाल कर दिखाया, और उसके बाद जो फखर को सबसे बड़ी विकेट उसने ली है, जो अकेला लग रहा था कि मैच में कोई फर्क डाल सकता है, उसको उसने आउट किया, ठीक है, और अभी ये 7 विकेट कीपिंग भी करता है जो कि इसने इस मैच में नहीं की। सो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ एथलीट दैट ही इज, जितनी उसमें मल्टीपल क्वालिटीज हैं और सारी के सारे टॉप लेवल की स्किल्स हैं, तो आपको एक फिनिश प्रोडक्ट जो अभी हमने कोचिंग को लेके बात की है वो नजर आती है कि ये क्या चीज़ है। और उसका फिजिकल एट्रीब्यूट है, जब वो पॉडकास्ट में मेरे सामने बैठे थे तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं कोई मिस्टर किसी कंट्री का जो मिस्टर जैसे चैंपियनशिप टाइटल होता है ना बॉडी बिल्डर्स का, किसी ऐसे बंदे से बात कर रहा हूँ। हर एक एक चीज जो है ना वो रिप्ट थी और पता लग रहा था कि सामने कोई ऐसा एथलीट बैठा हुआ है। तो ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे मिसिंग है, बिकॉज वी हैवंट लर्नड, वी हैवंट स्टडीड, हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं दुनिया में इंटरनेशनल एथलेटिसिज्म है क्या। इस पर फर्दर काम करने की जरूरत है। एक ब्रेक ले देंगे, ब्रेक के वापस आते हैं, देन फिर हम फर्दर बात करते हैं फखर जमान की परफॉर्मेंस प्लस जहां पर मोहम्मद रिजवान कप्तान जो जिस तरह से आउट हुए इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने जिस तरह से बाबर आजम की बात कर रहे थे, और सवाल बट साहब मेरा यही है कि व्हाट बाबर नीड्स टू डू। अब मुसलसल वो लैग कर रहे हैं और हमने देखा 350 के बाद भी उस तरह से कॉन्फिडेंस उसका बहाल नहीं हो पाया, तो आपको रीजन क्या नजर आ रही है और क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है इज टाइड अप अ बिट, मे बी मेंटली, मे बी यू नो रन्स उस तरह से फ्लो में बड़े रन्स नहीं आ रहे, क्योंकि एक आदत पड़ जाती है ना, प्लेयर को लगता है यार मैं तो रोज ही स्कोर करता हूँ, फिर जब फंसता है तो लगता है हुआ क्या, मैं वही हूँ, वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वही टाइम दे रहा हूँ, बात नहीं बन रही। सो आई थिंक ही नीड्स टू जस्ट प्ले अ लिटिल बिट यू नो विद फ्रीडम, मोर फ्रीडम, थोड़ा सा अग्रेसिव इंटेंट अपना बढ़ाएं। उसका मतलब ये नहीं है कि मुंह उठा के मार दें, उसका मतलब है कि थोड़ा सा फ्रीडम नजर आए शॉट्स में, ठीक है। वो इस तरह के प्लेयर हैं कि एक बॉल को 3 से 4 जगह मैनेज करना उन्हें आना चाहिए और आता होगा 100%, तो थोड़ा सा डिफरेंट नजर आए, ठीक है ना। ही इज जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट इज कमिंग, ठीक है ना, बट आई थिंक ही नीड्स टू रिस्पॉन्ड इन बेटर वेज। रेसवेल बॉलिंग कर रहा है यार, निकल के 2-4 सिंगल लो, कोई चिप मारो मिड विकेट के ऊपर से, कोई काम करो, कोई उसे लगेगा यार ये तो मुझे समझ ही नहीं रहा कि मैं क्या हूँ। आप विलियमसन की आज बारी देखें, वो किस तरह इनसाइड आउट चिपे मार रहा है, कभी इधर खेल रहा है, कभी उधर खेल रहा है, और मिनिमम रिस्क के साथ। आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट बाबर नीड्स टू यू नो डू। फंसा तो उधर कोहली भी हुआ है, उसको वो भी कल मारने वाली बॉल थी आदिल रशीद की, जिसको ऐसे बैट लगा दिया। लेकिन देन आई थिंक दीज प्लेयर्स जब वो एक शेल में चले जाते हैं, दे हैव टू ब्रेक फ्री समवेयर। और शायद वनडे क्रिकेट में पावर प्ले के अंदर एक तो आप एज एन ओपनर आ रहे हैं तो पीपल एक्सपेक्ट के थोड़े से रन होंगे, तो उसमें जब डॉट बॉल्स होती हैं तो इन पे प्रेशर बिल्ड होता है, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अपना केयर फ्री हो, थोड़ा रिलैक्स हो के और थोड़ा पॉजिटिव माइंड के साथ खेलें। जी राज साहब क्विकली जरा एक चीज ऐड कर दीजिए। एक चीज है कि आपने 350 का जिक्र किया बाबर की, जैसे बट साहब फरमा रहे थे, इन 350 को उन्होंने 100 में क्यों नहीं बदला, कम से कम 1 को या 2 को बदल सकते थे, ये ऐसे बैटर हैं, ये इनका कैलिबर या क्लास है। तो वहाँ पर फिर आप अगर कह रहे होते कि 200 की है 350 की बजाय, तो वो फिर चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती हैं। जो 100 है वो 100 है और मुझे तो याद रहता है। और जहाँ तक हमारे आउट ऑफ टच, आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैनों की फहरिस्त का ताल्लुक है, वो अपनी जगह, लेकिन आप सातवें के बाद देख लें आपकी लंबी टेल भी है। मेरे ख्याल में वी आर द वर्स्ट एट द टॉप ऑफ द टेबल, जहाँ पर हमारे जो नॉन परफॉर्मर्स हैं इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। अब ये क्विक क्रिकेट है, 50 ओवर्स का जो खेल है, इसमें अगर आपके पास 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो टिक नहीं सकते, जो ऑन स्लॉट भी नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो कभी कभार चला आगे रुके जेबाल लेने वाली बात है, तो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि अब हम इस तरफ तवज्जो दें। और हम कोई ऐसे, जैसे अब एक पावर हिटिंग के लिए कैंप रजाक साहब ने लगाया है और इधर उधर से लड़के पकड़े हैं, फोर्डले से भी पकड़ लिए हैं, नहीं ये नहीं करना होगा आपको। इसके लिए अगर टैलेंट हंट करना भी है तो वो फिर आपकी क्योंकि फाल नहीं है, जो बेसिक आपके यूनिट है, जो एसोसिएशंस हैं, जो क्लब क्रिकेट है, आपको कहाँ से मिलेंगे? आप नेशनल होराइजन में जो कुछ है वो आपके सामने है, जो 15 अनाउंस कर दिए गए हैं वो आपने देख लिए हैं कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमारी टेस्ट क्रिकेट, हमारी T20 और हमारी जो 50 ओवर का खेल है, इसमें मेजॉरिटी जो है इनकी भरमार है। बड़ा ज़रूरी है कि ड्रास्टिकली इस तरफ बोर्ड जो है वो अपने थिंक टैंक को, जो उनके डायरेक्टर क्रिकेट जो ऑपरेशंस हैं, उनको कहे कि आप कोई प्लान बनाएं और वो भी हमारे जो है वो 2 साल में कोई नतीजे बेहतर आ सकेंगे। जी सही साहब, मैं बस एक ऐड करना चाहता हूँ कि बाबर आजम की जो लास्ट 13 ODI इनिंग्स हैं उनमें 3 बार तो वो नॉट आउट रहे, लेकिन जो बाकी 10 इनिंग्स हैं उनमें 6 मरतबा वो स्पिनर्स का शिकार हो चुके हैं। तो बाबर आजम को इसके खिलाफ काम तो यकीनन करना है। डेफिनेटली बाबर को काम करना पड़ेगा और यही सर्वाइवल का आखिरी ऑप्शन हो सकता है बाबर आजम, क्योंकि बहुत सी तलवारें जो हैं वो बाबर तरफ हैं और ये हॉटस्पॉट में इस वक्त हैं और मे बी इन ट्रबल।
तो देखना ये कि अगली जो आगे आने वाला मैच है साउथ अफ्रीका अगेंस्ट नेशनल स्टेडियम कराची में, वहाँ पर बाबर किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और हम दुआ करते हैं कि बाबर परफॉर्म करें और यही वो टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगी और पाकिस्तान को ये टाइटल जितवाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।